हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 4 to 8 में। क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक किया था। 5 को कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 5। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। इसमें डेटा गिवन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 to 8। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ देखते हो कि इसमें आपको दिया है ईयर्स में आपको क्वांटिटी इन लाख इन टीन्स, जो आपका ये जो सिंबल आपका बनाया गया है। और जो ब्लैक सिंबल है वो क्या दिखाता है आपको? वो दिखाता है वैल्यूज इन क्रोर्स ऑफ रुपीज से दिखाता है। तो फोर्थ हमने कर लिया था। फिफ्थ हमें करनी है। इसमें क्या पूछा है? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टीन्स एक्सपोर्टेड इन 1997 एंड 1998? दोनों का डिफरेंस बताइए। 1997 और 1998 में जो टीन का जो एक्सपोर्ट किया गया था उसका डिफरेंस कितनी है? कितना डिफरेंस 10 दिखाना lakhs। है? बिल्कुल। 10 लाख कैसे मिल गया? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। हाँ जी, 10 लाख बिल्कुल हाँ। सही है। 5 का डी। बाकी लोग बताएं, किसी को दिक्कत हो तो। आप क्या देखते हो, दोनों का माइनस करेंगे। कितना दिया है आपका? क्या क्या बोला है आपको इसमें? 1997 कितनी है? 1997 और 1998 एक पे कितनी है? 150 है। और सेकंड में कितनी है? 160 है। दोनों को माइनस करेंगे तो 150 और 160 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 लाख। बहुत सिंपल है ये। 160 माइनस 150 करेंगे इज इक्वल टू 10 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट कुछ परसेंटेज? ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं था ये? हाँ जी। सिंपलेस्ट था ना ये? हाँ हाँ, बहुत आसान था ये। तो मिला के देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बहुत वो दे देते हैं, कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं। खाली माइनस से करनी थी इसको, दोनों के डिफरेंस तो पूछा है ना। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट वैल्यू फ्रॉम 1995 टू 1999? देखो इसमें क्या करनी है, परसेंटेज में आपको, अगर आपको परसेंटेज परसेंटेज में चेंज करनी आती है तो ये भी बहुत आसान है। क्या पूछा है देखो, 1995 और 1998 इसमें कितने आपका परसेंटेज में चेंज हुआ कि जो इंक्रीज हुई है उसको परसेंटेज में बताएं। तो 1995 आप देख लो कितनी है। दोनों का ऐड करोगे तो 95 पे कितनी है? 100 प्लस 50 150 हो गया। अगर हम सारे वैल्यूज को हम इसमें से ऐड करते हैं, 1995 में कितनी थी? 100 थी और 50 थी। दोनों ऐड करोगे कितना आएगा? दोनों को मिला के 150 आ गया। लेकिन कितना आ परसेंटेज गया? इंक्रीज पूछा है ना? हाँ, तो डिफरेंस निकाल के निकाल लेंगे ना। ये आपका दोनों को 150 आ गया। दोनों 1995 में कितना आपका? 150 है। एक मिनट, क्या पूछा है इसमें? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम 1995 टू 1999? तो 1995 में कितनी है आपका वैल्यूज इन इन करोड़ रुपीस? तो इसमें एक में था आपका 150 है, एक में आपका 500 है। इसको करेंगे तो क्वेश्चन 6 का सर रिक्वायर्ड 70% है क्या? 70% तो नहीं होना चाहिए। नन ऑफ दिस, सॉरी, म्हणजे नन ऑफ दिस है क्या आंसर? नॉन ऑफ दिस आपका आंसर आ रहा है। बाकी बाकी ये लोग बताएं। चलिए, आप हम हमने आपका आंसर मार्क किया नॉन ऑफ दिस से। बाकी लोग बताएं कितना आएगा। अच्छा, आप देखिए, निकालिए कोई। ओके, रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा इसमें?
required percentage is equal to 500 minus 150 divided by 150 into 100% is equal to 350। काटेंगे इसको तो कितना आएगा आपका, 50 से काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बाई 3 इंटू 2% इज इक्वल टू 700/3%। तो कितना आ जाएगा इसको डिवाइड कर, 233 पॉइंट समथिंग है, हाँ इज थर्टी इक्वल टू थ्री आ जाएगा आपका पॉइंट 2 333। 33%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस नहीं, 29 नहीं, हो जाएगा। हाँ नहीं, है नहीं ना, हाँ जो मतलब ऑप्शन। कैसे ना, पहले सर मैंने गलती की थी, तो मैं गलती इसलिए बताऊंगी ताकि सबको पता भी चले कि मैंने 500 को 100% कंसिडर किया था। तो अच्छा हमें परसेंटेज इंक्रीज देखना है तो वो 150 से कंपेयर करना है, जो भी 350 इंक्रीज हुआ है उसको हमें 150 से कंपेयर करना है, ना कि 500 से। What was the percentage drop in export quantity from 1995 to 1996? What was the percentage drop in export quantity? आपको कुछ बतानी है, कितना परसेंटेज ड्रॉप हुई है एक्सपोर्ट क्वांटिटी में 1995 से और 25%। 1996 के अंदर। 25%। ओके, आपने लेट हाँ ये ज्वाइन तो किया सिंपल है, 25% ड्रॉप। अच्छा, हाँ जी। हाँ सर, तो थोड़ा सा बाकी कहीं सबको क्लियर हो गया। हाँ इसमें जिन लोगों को देखना है रिकॉर्डिंग में, मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ। 25% करेक्ट आंसर है। क्या आप देखते हो 1995 और 1996, देखो दोनों को, ये 1995 का है और ये 1996 का है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, क्वेश्चन 7 का, इज इक्वल टू 100 माइनस 75 बाई 100 इंटू 100% इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट, 25%। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। हम, आप लोग डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा इसका 8वां क्वेश्चन में जाऊंगा। 8वां क्वेश्चन का नीचे है, इफ इन 1998 टीन was exported at the same rate per teen as in 1997, what would be the value in crore of rupees of export 1998? तो इसको हम, इसे कंडीशन देके रखा है कि if the teen in 1998 if in 1998 the teen was exported at the same rate per teen as 1997, दोनों का रेट अगर समान होती है, what would be the values in crores export in 1998? तो बताए कि 1998 में कितने आपका टीन का मतलब एक्सपोर्ट हुआ था। सर वो तो डेटा दिखा देना एक बार। ये है, सिंपल है, हम इसको निकालते हैं। 8वां,
required value is equal to 330 divided by 150 into 160 is equal to, cancel out, तो 330 by 15 into 16 काटेंगे इसको, कितना आएगा काटने पे? आप लोग फटाफट बताओ, 22 आएगा ना? 22 को मल्टीप्लाई करो 16 से, कितना आएगा? 352। ठीक सिखा दिया था, लिखता था, ठीक से करो। कैसे करोगे? 22 मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 11 इंटू 16 होगा, इजिकल टू 32 इंटू 11 होगा। 11 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बोला था हमने? इसको बहुत सिंपल है, पहले 2 लिख दीजिए, ये 2 हो गया। 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 3 और 2 5 हो गया, और फिर इस 3 को लिख दीजिए, आ गया 352। 352। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाफट आंसर आ गया, अगर आप फैमिलियर हो इन सब चीज से, वरना आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। तो 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 के लिए, द फॉलोइंग पाई चार्ट। अब देखो पाई चार्ट आ गया था, पाई चार्ट के बारे में बात कर चुके थे। पाई चार्ट के बारे में हमने क्या बोला था कि जब भी हम पाई चार्ट करेंगे हम एक इसको सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबको आता भी है, मैं पहले भी बात कर चुका था कि यहाँ पे 360 डिग्री को हम क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए कि अगर हम इसका एंगल अगर है तो पूरा कितनी है आपका? 360 डिग्री मतलब 100% हो गया। तो इसका ऐसे एक्स डैश, वाई डैश मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो अगर 90 डिग्री गिवन होगा तो कितने परसेंट होंगे? 90 डिग्री गिवन मतलब 90 बाई 360 इंटू 100%, काटोगे 4, कितना आएगा? 25%। तो हमने क्या पाया? 360 डिग्री इक्वल टू कितनी है? 100% है। अगर 1 डिग्री गिवन होगा तो इसको अगर परसेंटेज में चेंज करने होंगे तो क्या करोगे? 100 बाई 360%। और अगर आपको उल्टा करनी है, 100% गिवन है, 100% अगर आपका 360 डिग्री है, इससे क्या होगा? जितने डिग्री होगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने इसको इसलिए किया, इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या 0 0 कट जाएगा आपका ये। तो क्या आएगा? आएगा आपका 2 से काटो कितना आएगा? 5 आ जाएगा, और ये कितना आएगा? 18 आएगा। तो 1 डिग्री मतलब 5 बाई 18%। अब जितने डिग्री बोलेगा, अगर बोलेगा 27 डिग्री, तो क्या करोगे आप? सिंपली 5 बाई 18 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उतने परसेंट, आसान हो जाएगा। काटोगे इसको, 9 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15/2, यानी क्या होगा? 7.5%। तो ये आपको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको पाई चार्ट के ऊपर। ये ऐसा सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, ये एक एग्जांपल दिया था मैंने इसमें। तो आप याद रखना कि 1 डिग्री क्या होती है आपका? 5 बाई 18%। और इसको उल्टा अगर करनी है, 100% इज इक्वल टू कितनी होगी आपका? 360 डिग्री। तो 1% कितनी हो जाएगी? 360 बाई 100 डिग्री। डाउट तो किसी को नहीं होगा, 0 0 कट गया, तो कितना आएगा आपका? 1% इज इक्वल टू, निकालेंगे तो 1% इज इक्वल टू
1% इज इक्वल टू, इसको काटोगे आप 18 होगा, ये काटोगे 5 हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 18/5 कितनी होगी डिग्री, यानी कितनी डिग्री होगा, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3.6 डिग्री। वैसे भी अगर 100% अगर 360 डिग्री है तो ऐसे भी आपका 3.6 ही आएगा इसका। तो इससे हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आसान हो जाती है करना। तो अब आ जाओ, फॉलोइंग पाई चार्ट इंडिकेट्स, पाई चार्ट समझ में आ गया, बेसिक चीजें जो इसके बारे में जानना था। indicates the expenditure of a country on various sports during a particular year। किसी एक साल में अलग अलग स्पोर्ट्स में पाई चार्ट बताता है। स्टडी द पाई चार्ट, आंसर इट, आपको बताएगा पाई चार्ट को स्टडी कीजिए और आंसर दीजिए। ऐसा कोई है जिसका पाई चार्ट के बारे में अभी कोई समस्या हो? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फुटबॉल टू दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द हॉकी। तो फुटबॉल कितने परसेंट है? 15% है। हॉकी कितने परसेंट है? 15% है। तो कितने रेशियो हो जाएगा? 1:1। आसान था। सर फिगर अगला क्या थोड़ा बोला है? जूम कर दीजिए, फिगर उसमें वो पढ़े नहीं जा रहे फिगर। दिख रही है? अभी बेटर है सर। चलो आप पढ़ो आप इस। The following pie chart indicates the expenditure of a country। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन जो दिया गया है 9 to 13। The following pie chart indicates the expenditure of a country on various sports during a particular year। किसी एक साल में आपका जो अलग अलग खेल के में जितना खर्च हुई है उसके बारे में किसी किसी कंट्री का बताया गया है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर इट। इसको पाई चार्ट को स्टडी कीजिए, आंसर दीजिए। The ratio of the total expenditure on football to that of the expenditure in hockey। तो हॉकी कितने परसेंट है? 15% है। फुटबॉल कितनी है? 15% है। दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1:1। आसान था। आगे क्या बोला है? इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर इज 1,20,00,000 रुपए। हाउ मच वॉज स्पेंट ऑन द बास्केटबॉल। कितना बास्केटबॉल में कितना खर्च किया गया था? बास्केटबॉल कितना है आपका? कितना दिया देखो? 12.5%। सर 1,20,000 से तो फिर आंसर आएगा नहीं कोई। 1 120 लाख लाख लेंगे तो सही है। 1,20,000। सर 120 लाख होगा तो आंसर सही आएगा। देख लेते हैं। 10 लाख आ जाएगा, करोड़ है ना? बी पार्ट हो एक जाएगा। करोड़ में आंसर है ना, देखो ना, एक का जी सर। 1,20,00,000 है ना। हाँ 1,20,00,000। तो 1,20,00,000 10 का लाख हो निकालो। जाएगा आंसर। 10 लाख हो जाएगा। 12.5% दिया है भाई, 10% नहीं दिया है। अच्छा 12.5 आंसर। 12.5%। एक्सपेंडिचर ऑन बास्केटबॉल इज इक्वल टू
काटो इसको, कितना आ जाएगा? इजिकल टू 2 0 कट गई, 15 15 लाख। लाख। कितना आ गया? 15 लाख। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका इसका? डी। अगला क्या बोला है? 11 के लिए, द चार्ट शोज द मोस्ट पॉपुलर गेम फॉर द कंट्रीज। सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम कौन सी है? आप तो इसको तो क्रिकेट है सर। कैलकुलेट तो करने भी नहीं होंगे, तो देख के पता चल रहा है पूरा कि क्रिकेट का 25% है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देते कितना अच्छा हो ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपेंडिचर इज द सेम ऑन द। बताओ कि किसमें सेम है? हॉकी और टेनिस में सेम है, या गोल्फ और बास्केटबॉल में सेम है, या क्रिकेट या फुटबॉल में सेम है, या हॉकी और गोल्फ में सेम है? सर गोल्फ में भी 12.5 है क्या? गोल्फ और इसका बास्केटबॉल। हॉकी का 15% है, टेनिस का 10% है, अदर्स का 10% है, बास्केटबॉल का 12.5% है, गोल्फ का 12.5% है, क्रिकेट का 25% है। गोल्फ और बास्केटबॉल का है सर। तो कौन सा ऑप्शन देंगे आंसर में? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन डी, हॉकी एंड गोल्फ। नहीं सर, बी फॉर बॉय। ऑप्शन बी। ओके, बाकी सबका ऑप्शन बी आ रहा है, गोल्फ एंड बास्केटबॉल आ ही रहा है, दिख ही रहा है, दोनों का 12.5% है। इसका भी आपका 12.5% है, और इसका भी आपका कितनी है? 12.5% है। तो ऐसे इसका भी 2 मार्क्स मिलेंगे, बाकी सबको भी 2 मार्क्स मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। 13 क्या बोला है? इफ द, थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं दिखेगा। If the total expenditure on sports during the year was 1,50,00,000 रुपए, हाँ 1,50,00,000 rupees, the expenditure on the cricket and hockey together, अगर पूरा खर्च अगर आपका एक 1,50,00,000 है, तो फिर बताओ कि हॉकी का और क्रिकेट का दोनों मिला के कितना खर्च होंगे? आसान है। हॉकी कितने परसेंट है? 15% है। क्रिकेट कितने परसेंट है? 25% है। दोनों मिलेगा कितना हो गया? 40% हो गया। तो 1,50,00,000 का क्या निकालोगे? 40% निकाल लोगे। तो 40% ऑफ, ये 13 के लिए कर रहे हैं हम, 40% ऑफ
क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ग्राफ दिया है आपका, ग्राफ में क्या बोला है आपको कि दो ग्राफ दिया हुआ है, ये ऊपर का ग्राफ है नीचे का ग्राफ है। इसमें सिंबल बहुत आपका मतलब जो राउंड सिंबल है वो 2020 के लिए है, और जो रेक्टेंगुलर सिंबल है वो किसके लिए 2021 के लिए है। यानी आपका ये जो ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ जा रही है किसके लिए जा रही है, 2020 के लिए जा रही है, सॉरी 2000 के लिए जा रही है, 20 के लिए नहीं। और जो आपका जो दूसरी वाला जो ग्राफ है वो 2001 के लिए है। बस इतनी इसमें अंतर था। बाकी क्या बोला है, इन द ईयर 2000 which of the following companies earned maximum percentage of profit। इसमें ए बी सी डी ई एफ कंपनी है, देखो एक्स एक्सिस में ये सारा कंपनी है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इसके ऊपर है। 2000 में किस कंपनी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, बताओ ग्राफ देख के। एफ। बहुत आसान है। एफ, एफ सर। देख एफ। रहे ग्राफ पे पूरा एफ दिखा रहा है, कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो। ऑप्शन डी करेक्ट है। बस वो राउंड वाली लाइन फॉलो करनी है, हाँ ऊपर नीचे जो सबसे ऊपर है वो कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट परसेंट अर्न किया है। आपका देख लो कि ये आपका जो ग्राफ है वो बहुत सिमिलर आपका सिंबल है, सिंबल को थोड़ा सा आपको अलग अलग देखनी है। ओके, इन द ईयर 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अर्नड मिनिमम प्रॉफिट, बताओ कौन मिनिमम प्रॉफिट जा रहा है, जिसका नीचे जाएगा वो मिनिमम प्रॉफिट जा रहा है। ए सर। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। आप देख लो कि ये कंपनी है मिनिमम प्रॉफिट, एकदम एकदम नीचे गई है। ओके, 15 हो गया। ये 14 15 16 के लिए था, तो 16 में क्या दिया है क्वेश्चन। इन विच ईयर 2000, in the year 2000 and 2001 which of the following company earned maximum average profit, एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, एवरेज निकालने पड़ेंगे, बताओ कौन सबसे। ग्राफ से आपको क्या देखते हो, यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लो, मैं ग्राफ को दोबारा दिखाता हूँ। इन द ईयर 2000 2000 2000 और 2001 में तो सबका एवरेज निकालना पड़ेगा। कौन सा कंपनी विच, तो आप बताओगे कौन सबसे जो है मैक्सिमम एवरेज निकाल, आपका प्रॉफिट कौन निकाले हैं। नहीं निकाल के भी कर सकते हो, ग्राफ से पता चल रहा है। जो कंपनी एफ है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाई है, उसका जी नेचर देखो। सर, ठीक है। ग्राफ को आप अगर देखते हो, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना तो खैर अलग ही बात है, लेकिन अगर खाली ग्राफ से देखते हो तो कंपनी एफ का नेचर देखो। वो ये ऊपर है कंपनी तो हाँ, एफ कंपनी 2000 में भी ऊपर है, 2001 में भी ऊपर है। ठीक पॉइंट पे है ये कंपनी। तो जो एफ है वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा आपका। और डेटा आपके पास है, अगर चाहो तो उसको निकाल सकते हो, लेकिन निकालने में बहुत समय लगेगा आपको। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा आपका, ए सही हो जाएगा 16 का। सर्कल ग्राफ्स आर यूज टू शो, 17 भी है क्या इसमें।
14 to 16 थे बोला है इसमें, 14 क्यों बोल रहा है? ऊपर वाले में हमें मैक्सिमम एवरेज निकालना था, तो हाँ जिसका मैक्सिमम होगा उसी का एवरेज भी ज्यादा ही हो, उसी का मैक्सिमम एवरेज हाँ, भी ज्यादा ही ठीक है। होगा। हाँ, जब ग्राफ का पीक फॉर्म ज्यादा होगा ना तो ग्राफ देख के पता चल रहा है। सर्कल ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो, या कोई अलग अलग क्वेश्चन, इसका पीछे से कोई मतलब नहीं है। सर्कल ग्राफ आर यूज्ड टू शो द वेरियस सेक्शन शेयर इन द होल, द वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल, हाउ वन होल, होल मतलब पूर्ण संपूर्ण 100% को होल कहते हैं, कंप्लीट। हाउ वन होल, वन होल मतलब एक पूरा। अगर हम बोलते हैं ना फ्रैक्शन में, तो 2 होल 1 हाउ बाई, वेरियस सेक्शंस शेयर इन द होल। होल का मतलब इसका बोलते हैं कि 2 सही 1/3 बोलते हैं हिंदी में। इसको मतलब 2 होल, होल मतलब कंप्लीट, 2 कंप्लीट है और 1/3। इसको हम ऐसे मतलब इसको जो होल का मतलब नहीं समझते हो तो इसका मतलब ये हुआ, वन होल इन रिलेटेड टू द अदर होल्स, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है वन, हाउ वन पार्ट इज रिलेटेड टू अदर पार्ट। तो क्या होता है इसका सही ऑप्शन, अभी मैंने दिखाया था पाई चार्ट में। पाई चार्ट का दिखाता है हाउ, या सर्कुलर सर्कल ग्राफ क्या दिखाता है, हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल, कितना हिस्सा अपना अपना कर रहा है। जैसा अभी मैंने दिखाया था हमें पाई चार्ट में, 90 डिग्री किसी का है, किसी का कितना परसेंट है, तो वो पार्ट दिखाता है। तो सर्कल ग्राफ क्या करता है, ये नॉर्मली आपको शो करता है कि वेरियस पार्ट रिलेटेड टू द होल, मतलब जैसे पाई पार्ट चार्ट है टू द होल। उसका। हाँ, अब पाई चार्ट हो गया, सर्कल चार्ट जिसे कहते हैं, ये आपका एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ होती है, ये ग्राफिक कह सकते हो, विच इज डिवाइडेड इनटू स्लाइस। ये देखते हो स्लाइस में डिवाइड करता है, मैंने जैसे एक दिखा दिया, लेकिन अगर मान लो कि कोई अगर ऐसे अलग अलग पार्ट के लिए अगर हम दिखाते हैं कि ये भी एक पार्ट है, इतना डिग्री है, तो ये आपका स्लाइस दिखाता है। तो हम कह सकते हैं इसको कि a pie chart is a circular statistical graphics which is divided into slice to illustrate the न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन, कि कितना प्रोपोर्शन में कौन कितना है। हमने क्वेश्चन में भी देखा था, ये आपका जो हॉकी का था, ये पूरा आपका पाई चार्ट पे था कि कौन से स्पोर्ट्स कितना पार्टिसिपेट करता है, मतलब कितना पार्ट आपका पूरे का कितना पार्ट लिया हुआ है, जैसे जितना बजट है उसमें से कितना परसेंट कितना पार्ट किसके स्पोर्ट्स को मिला है, ये दिखाता है। तो फिर इसको अगर ऑप्शन, सिंपल में हिंदी में कहा जाए ना सर, तो एक चपाती ले ली, उसका एक चौथाई हिस्सा, सपोज करो कि मैंने गेस्ट को मतलब एक चौथाई मैंने अपने लिए रखा, 3/4 मैंने गेस्ट को दिया, तो हाँ वो जी, एक चौथाई जो है वो 4 मतलब पूरी चपाती का एक हिस्सा है, और वो हाँ जी, 3/4 जो है वो भी पूरी चपाती के 3 हिस्से हैं। बिल्कुल जब उसमें से बिल्कुल। 4 हिस्से बनते हैं तब हम्म, उसमें के 3 हिस्से, 3/4। तो वो होल मतलब वो पूरी चपाती हो गई, और वो एक पार्ट या 3 पार्ट या 2 पार्ट वो पूरे होल से कंपेयर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हम एज्यूम करेंगे चपाती पूरा गोल है, क्योंकि चपाती का भी शेप जी। थोड़ा सा अगल बगल हो सकता है, लेकिन हम मानेंगे कि चपाती पूरा गोल है, और उस केस में हम इसको कर सकते हैं इसको। ओके, डायरेक्शन इन द, अगर देखते हैं इसमें 18 to 19, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द, क्या करेंगे आप, आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। बहुत आसान है, जैसा अभी आपने किया ऐसे ही करोगे आप लोग। 2006 किसके, ये थोड़ा सा अच्छी है क्योंकि उन्होंने सिंबल को थोड़ा सा अच्छा स्पेसिफाई किया है। सर्कल का मतलब क्या, 2006 है, और रेक्टेंगल का मतलब क्या है, या स्क्वायर जो भी मान लो, ये क्या है आपका 2007 है। आपको दिखानी है दो, इसमें आपका फॉर्म, एक्स एक्सिस का फॉर्म दिखाया है, और ये कितना प्रॉफिट आपका ग्रो करे उसको उसको दिखाया गया। ए बी सी से फॉर्म क्या है, कंपनी की जगह फॉर्म कर दिया और कुछ नहीं, ए बी सी डी ये कर दिया। विच ऑफ द फॉर्म्स गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, which of the firm got maximum profit growth rate in the year 2006। 2006 में बहुत सीई, आसान है। सी एंड ई सर। किसी को डाउट है, गोल ग्राफ वाला देख, देखना है सर, गोल वाला। तो ग्राफ देखो क्या दिखेगा आपको, ऑप्शन बी करेक्ट है,
क्योंकि देखो सी और ई ये दोनों होंगे ना, एक आपका देखो सी जा रहा है और आपका ये E। क्या पूछा है? 2006। 2006 क्या क्या शो करता है? सर्कल को शो करता है, ये दोनों सर्कल ऊपर है, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा सी और ई हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोई तो ऐसा तो नहीं है जिनको समझ में ना आया हो? बहुत आसान नहीं है, खाली ग्राफ से देख के आपको पता चल जा रही सारा। Which of the firm got maximum profit growth rate in the year 2007? 2007 में, पीडीएफ पहला ऑप्शन। 2007 में कौन सा कंपनी मैक्सिमम क्या बोला है प्रॉफिट ग्रोथ किया है 2007 में? तो ये भी बहुत आसान है। आपने आंसर क्या बोला आपने? बीडीएफ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, क्योंकि 2007 के लिए क्या बोला है आपका? रेक्टेंगल देखनी है, तो बी देखो टॉप पे है, बी डी भी क्या टॉप पे है, और एफ क्या है टॉप पे है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? ये तीनों कंपनी ने अच्छे से प्रॉफिट कमाए हैं, तो सर ऑप्शन ए ये सही है। पुराने आए हो, अभी भी इतने सिंपल आते हैं क्या क्वेश्चंस? इसका कोई भरोसा नहीं होता है, Yes. कुछ क्वेश्चन सच में बहुत सिंपल कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन को बहुत घुमा देते हैं। पुराने में आपको आपने घुमाया था ना, जो इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन था ना कि नहीं था? ये तो जी कुछ में 2006 तो का है, वो 2004 में था, जितना आपको घुमा दिया था लास्ट क्लास में देखा था ये आपने। ग्राफ वाले सिंपल है ये वाले तो। इनका कोई सर, और भरोसा ये नहीं जो होता। एक ग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, अगर तो सबके 2-2 मार्क्स है, या मतलब 4 क्वेश्चन है तो हम्म, सबके 2 मार्क्स है, या एक का नहीं 0.5 0.5 नहीं, 0.5 करके 2 2 मार्क मार्क्स, है? सबके 2 मार्क्स है। जितने भी क्वेश्चन करोगे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। बढ़िया है, एक ग्राफ 2 ग्राफ। एक ग्राफ में अगर मान लीजिए कि बोला ना कि चार आपका 3 पार्ट है, तो 6 नंबर मिलेंगे आपको। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमने किया, हमने क्या बोला है 18 से 19, 18 19 दो क्वेश्चन हुए तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपने इसको आपने जो आपने सी कर दिया, ऑप्शन बी 18 का दिया आपने, और ऑप्शन ए आपने 19 का दिया, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। अभी जो आपने किया था आपका 9 से 13, 9 10 11 12 13 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, जो आपको पाई चार्ट वाला क्वेश्चन किया था हमने। देखो ये जो 2006 में आया था। इनका कोई भरोसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आ जाता है और कुछ क्वेश्चन से आपका टेढ़ा मेढ़ा आता है। 2004 में कितना टेढ़ा क्वेश्चन आया था ना, तो 2022 में जो पेपर आया था उसमें काफी कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब हटा के दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इजी को नहीं करके जाओगे। पता चल इजी आ गया तो आपने इजी का प्रैक्टिस नहीं किया। बीस से 22 हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें अभी तक। सर, जनरली पढ़ाई के बारे में मतलब रूल है कि जो आसान है वो एक बार पढ़ो, जो मीडियम है उसको तो पढ़ना ही है, और जो डिफिकल्ट है उसको ज्यादा बार पढ़ो, क्योंकि आसान है वो तो आने ही वाला है, लेकिन ऐसा ना हो कि कभी पढ़ाई नहीं, एक बार देख लेना चाहिए उसको भी। नॉर्मली क्या होती है, इसके इसके रूल सबके लिए अलग अलग होती है। नॉर्मली जो साइंस कहता है, अगर आप 7 दिन में एक बार चीज को अगर आपने अपने माइंड पे आपने रिकॉल किया, तो आपको फ्रिक्वेंटली आपको मतलब बहुत कम टाइम में रिकॉल होगा। और अगर आपने 21 दिन में आपने किया तो आपको आप उससे टच में रहते हो। और अगर 21 दिन से ज्यादा में अगर आपने गैप कर दिया, कितना ही आसान हो कितना ही कुछ हो, आपके आपको मतलब वो घुमा देगा अगर आप 21 डेज का अगर नहीं करते हो। और इसीलिए हमारे जितने भी पूजा पाठ व्रत होती है उसमें देखोगे 21 सोमवार करते हैं, क्योंकि अगर 21 टाइम्स लगातार रिपीटेशन करते हो, तो जो हमारे अंदर का जो आपका जितना भी ऑब्स्टिकल होती है, जिसमें नेगेटिव एनर्जीज होती है, जो यम नियम के टूटती रहती है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका नाम यम नियम न टूटता हो। वो जो उसके टूटने से जो ऑब्स्टिकल बनती है, उस ऑब्स्टिकल को क्लियर करने के लिए 21 डेज 21 टाइम्स जब भी हम लगातार करते हैं, ऑड नंबर 11 21 टाइम्स, तो वो क्या करते हैं काफी कुछ इसका विज्ञान का पूरा पढ़ना, मैं तो पूरा इसको स्टडी किया था, इसका क्या क्यों करते इस तरह के। तो वो इसको साइकोलॉजी को अगर पढ़ोगे, मनोविज्ञान के जो अभी तक जो शोध हुई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 21 टाइम्स अगर करते हो तो वो रिपीटेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको आप भूलते नहीं हो। इसका आपको चाहे आसान लगा चाहे कठिन लगे। इसीलिए जब हम लर्न करते हैं कोई चीज, किसी चीज को शुरू शुरू में तो लर्न नहीं होता, बाद में बहुत आसान हो जाती है क्योंकि रिपीटेशन हो जाती है। और इसी बात का जो विज्ञापन कंपनी वाले भी इसी बात का इस्तेमाल करते हैं कि कोई प्रोडक्ट आपको गोरा नहीं बनाता,
लेकिन आपको इतनी बार सुना देता है, आपका माइंड पे इतनी बार चली जाती है कि आप इसको ट्रू मान लेते हो और फिर जाकर उस चीज को खरीद लाते हो। कोई प्रोडक्ट आपको हाइट को बढ़ाता नहीं जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, बैलेंस डाइट नहीं लोगे, लेकिन आप सुनते सुनते आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। तो उसी तरह से जैसे आपको बार बार बताया जाए कि हाँ एलोपैथिक मेडिसिन ही एकमात्र विज्ञान है, बाकी सब विज्ञान नहीं है, तो हम उसी को विज्ञान मान लेते हैं और अपने नेचुरोपैथी और चीजों को हम विज्ञान नहीं मानते, क्योंकि हम बार बार ऐसा में एक सोच हमें डेवलप, मतलब धारणा हमें बना दी जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत सी चीज हमारे आयुर्वेद से और नेचुरोपैथ से मिलती है, जानने के बाद भी हम नहीं मानते, क्योंकि हम इतनी बार हम हमारे सामने रिपीटेशन हो चुकी होती है। तो 7 डेज में अगर आप रिपीट नहीं करते हो, आसान भी है आपका, कठिन हो जाएगा। आप देखते भी होंगे कि जितना हम पढ़ रहे हैं, आप सोचे हो क्या हम पढ़ के नहीं आए हैं? हमें से ऐसा कौन है जो टेंथ तक सब पढ़ के आगे नहीं आए हैं? सर इसका उनके पिछले आंसर में ही एक ग्राफ में मेरा पहला वाला क्वेश्चन मैंने रॉन्ग दे दिया था। वन होल और पार्ट जो मैंने चपाती आपको समझाया, मैंने ऑप्शन पहले गलत बोला था, फिर बाद में समझ के दूसरा वाला बोला जब आपने टिक मार्क किया। मुझे वो आता है, मैंने 10वीं में पढ़ा था, इजी लगता था, इसलिए मैंने कभी पढ़ा, मतलब बाद में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो इजी भी मैंने रॉन्ग दे दिया क्योंकि इतने सालों से मैंने पढ़ा नहीं है। वो रिपीटेशन नहीं हुई। आप इसको, जिसको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा निजी राय नहीं है, ये साइंटिफिकल पूरा फैक्ट है, जिसको मैंने साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था, और मैं साइकोलॉजी पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें क्लासेस भी देता हूँ, तो उसमें भी आपका कई सिद्धांत है, कई तरह के आपका फॉर्मूलाज है जिसका आपको ये डिराइव की जाती है। और इसमें ये है, ये बात जो है मैं फिगर्स बता रहा हूँ, और बाद में मैंने इन सब फिगर्स का मैंने हमारे जो शास्त्रों में जो बताई गई है उसका मैंने सब मिलान किया, और देखा कि पाया कि कितनी ज्यादा वैज्ञानिक है। और इसीलिए जब आप देखोगे कि अगर आपने कोई, जैसे अगर आपने प्रण किया कि नहीं मुझे प्राणायाम करनी है, डेली प्राणायाम करनी है, तो पहले 21 डेज में आपको इतना फाइट मिलेगा, इतना फाइट मिलेगा कि आप हद से ज्यादा फाइट मिलेगा कि उसको तोड़ने के लिए, जैसे नेचुरल फाइट मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप नहीं कर पा रहे हो, टूट रही है। लेकिन अगर आपने 21 डेज कंटिन्यू करते गए, अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हो, जिम जाते हो, कुछ करते हो, तो 21 डेज के बाद क्या होगा कि वो आपका पैशन बन जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। वो चीज पहले आपको क्या लग रहा था, यार जिम जाऊंगा, फिर मतलब अपने आप ही ऐसे ऐसे तर्क कुतर्क बन जाते हैं कि हम जाते नहीं है, वर्कआउट करेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन जब 21 डेज अगर आपने लग गए आपने, तो फिर आपका वो नेचर बन जाएगा, आप उसे करोगे। जब प्राणायाम करोगे तो आपको बहुत सी चीजें शुरू शुरू में तो बहुत आपको बाधाएं आएंगी, वो नेचुरली अपने आप ही आती है। और क्यों आती है उसका भी पूरा एक जब आप तीनों शरीर को पढ़ते हो, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर पढ़ते हो, उसके जो कर्माशय के बारे में जो विज्ञान को पढ़ते हो, और इसमें कैसे हमारे डीएनए के साथ कोडिंग होकर के हमारे कर्म कैसे हमारे साथ साथ आता है, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे सोल्स होते हैं जो हमारे उस कर्मों को अच्छा या बुरा हमें, मतलब फल पाने के लिए हमारे एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। और उस समय हमारा खुद का रुचि ऐसा चेंज हो जाता है, ऐसा हमारा खुद का नेचर चेंज हो जाती है कि जो करने से हमें उस अपने कर्मों का फल भोगने को मिलेंगे, हम हमारा रुचि उसी में आता है। ये अच्छे में भी होती है, बुरे में भी होती है। अगर हमने ऐसा कुछ कर्म करके रखा है कि हम किसी को अगर पहले अगर इंस्पायर करके रखा है योग के लिए, योग के प्रति हमने किसी जन्म में किसी को अगर हमने प्रमोट करके रखा है, तो हमारे साथ ऐसा चीजें होंगे कि हम खुद ही प्रमोट हो जाएंगे, या हमें कोई मिलेगा जो हमें प्रमोट कर देगा, या किसी का एक बात ही हमें दिल में इतना ज्यादा लग जाएगा कि हम जाके योग करना शुरू कर देंगे। और अगर कुछ बुरा करके रखे तो उसका नेगेटिव भी ऐसे ही होती है। तो ये सारे चीजें जो होती है, ये सारे आपका हमारे सामने आता है। और ये जब ड्यूरेशन होती है 7 डेज, 21 डेज, उसके बाद आती है आपका 30 डेज, फिर आपका 90 डेज। और अगर आपने 9 से 10 मंथ तक कर लिया, मतलब जितने समय माँ के पेट में बच्चा रहता है उतना कर लिया, फिर आपका प्रति प्रसव की घटना की तरफ जाते हो। और इसमें बहुत से फिर आप मतलब शुरू होते हैं इसमें, जिसमें आपका हम जो बात करते हैं अष्टांग योग की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो प्रत्याहार की तरफ से शुरुआत आपको होती है। तो वो एक बहुत बड़ी विज्ञान है। तो इसके इसलिए बताया जाता है कि अगर आपको चीज आसान भी लगता हो, तो 7 डेज में आप रिपीटेशन जरूर रखो। कठिन लगेगा तो रखना ही रखना है। अगर रखोगे तो ये दिक्कतें नहीं होगी। मतलब मैं खाली टीचिंग के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मैंने बहुत बच्चों को देखा, मैंने जो बच्चे इसको फॉलो करते हैं वो एग्जाम में भी काफी अच्छे करके आते हैं, और जिनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो सही चीज को जानते हुए भी गलत करके आते हैं, क्योंकि वो रिपीटेशन नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग जो जिनको जो चीज आसान भी लगता है
वो रिपीटेशन में जरूर रखे। हाँ थोड़ा कम रखे, लेकिन अगर कम जो कठिन लगता है उसमें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन रिपीटेशन छोड़ना मत। तो हम आज ने हमने यहाँ तक किया। कल हम थोड़ा सा बात करने लग गए थे साइकोलॉजी का, नहीं तो इसको भी कर लेते, कोई नहीं। आज हम यहाँ तक करते हैं, कल हम 20 क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे। सर ये भी छोटा सा है, ऐसे तीनों हो जाएंगे, बहुत छोटा। एक्चुअली मेरा ना इसके बाद एक क्लास है 10 के बाद, दूसरे अच्छा क्लास जी, है, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। धन्यवाद सर। गुरु जी। शुभ रात्रि।